हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं, पहलवानों ने संगीन आरोप लगा के खेल जगत को हिलाकर रख दिया है। और ये आरोप जितने भी भारतीय महिला पहलवान हैं उन्होंने एकजुट होकर लगाए हैं। जो भारतीय पहलवान संघ है उसके अध्यक्ष जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर लगाया है ये। इसमें आरोप लगाने वालों में ओलंपिक पदक विजेता जो बजरंग पुनिया हैं, साक्षी मलिक हैं, एशियन गेम्स पदक विजेता व ओलंपियन जो विनेश फोगाट हैं, उन्होंने मिलकर जो ब्रजभूषण हैं उन पर महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगाया है। और भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और इन पर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उससे पूरा खेल जगत ही नहीं, जो विश्व खेल जगत है वो भी सकते में आ गया है। अब इसमें जो महिला पहलवान हैं उनकी अगुवाई जो कर रही हैं फोगाट, उन्होंने बोला है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। उसके बाद खेल मंत्रालय यानी केंद्रीय जो खेल मंत्रालय है वो भी एक्शन में आ गया है और 72 घंटे के अंदर भारतीय कुश्ती संघ से जवाब मांगा गया है। ब्रजभूषण जो हैं वो सांसद हैं और उनके जो निवास है, सांसद का निवास है, उससे 200 मीटर दूर पर ही ये धरना दिया जा रहा था। और 2 बार की विश्व चैंपियन और 3 बार की कॉमनवेल्थ गेम्स पदक विजेता विनेश ने रोते हुए ये आरोप लगाया कि अध्यक्ष कई वर्षों से महिला पहलवानों का यौन शोषण कर रहे हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय शिविर में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है, ये भी एक आरोप इन्होंने लगाया कि जो राष्ट्रीय शिविर का आयोजन होता है वो लखनऊ में ही क्यों किया जाता है। लखनऊ में इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो ब्रजभूषण हैं उनका निवास है तो उनको सहूलियत मिलती है। ये भी आरोप लगाया गया कि जितने भी अध्यक्ष हैं इस भारतीय कुश्ती संघ के और जो पदाधिकारी हैं वो एक तरीके से लड़कियों की सप्लाई करते हैं ब्रजभूषण को। और ये जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उससे वाकई में खेल जगत सकते में आ गया है। और इसमें कम से कम 10 से 12 महिला पहलवानों की अगुवाई कर रही थी विनेश फोगाट, उन्होंने ये आरोप लगाया है। अब इस पे ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान आया है और उन्होंने बोला है कि अगर मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं अगर वो सच सिद्ध हो जाते हैं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। तो अब ये मामला खेल मंत्रालय के पास गया है और आने वाले दिनों में पता चलेगा इसमें क्या फैसला होगा। नेक्स्ट है कि भारत में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है सिमी। सिमी मतलब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और ये स्टेटमेंट दिया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने सिमी पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं 2001 से प्रतिबंध जारी है उसको बिल्कुल सही ठहराया है। उन्होंने बोला कि इसका जो उद्देश्य है सिमी संगठन का, उसका उद्देश्य भारत को इस्लामिक कंट्री बनाने का है, इस्लाम का शासन चलाने का है, जो किसी भी हाल में पूरा नहीं किया जा सकता है और न कभी होगा। केंद्र ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन के कार्यकर्ता अभी भी विघटनकारी गतिविधियों में शामिल हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। यह मामला बुधवार को जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के सामने समक्ष अगुवाई में रखा गया। केंद्र के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि सिमी पर प्रतिबंध जारी है और याचिकाकर्ता ने प्रतिबंध व उसे जारी रखने की चुनौती दी है। एक याचिकाकर्ता HA सिद्दीकी की याचिका के जवाब में केंद्र ने यह हलफनामा दाखिल किया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से एक वकील जो है वह केंद्र के दाखिल हलफनामे को देखेंगे। दोनों पक्षों के अनुरोध पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले माह तक के लिए टाल दी है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। जो इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें 3 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है और यह ऐलान किया है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। राजीव कुमार ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे और इसमें 60-60
विधानसभा सीटें, यानी तीनों में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। इनकी जो गिनती है वो 2 मार्च को, जो वोटों की गिनती है 2 मार्च को होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। अब इसमें शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। उत्तर पूर्व इन तीनों राज्यों में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं। करीब 60.80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को, मेघालय में 15 मार्च को और नागालैंड में 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हैं उनके लिहाज से भी ये तीनों राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। और इसमें आगे इस साल 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले, उसमें ये 3 राज्य पहले चुनाव आयोजित करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। केजरीवाल से चल रही खींचातान के बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब ये अधिकार कौन से हैं वो हम देखेंगे, और सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, जितने भी केंद्रीय शासन वाले राज्य हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो उपराज्यपाल हैं उनके अधिकार बढ़ाए गए हैं। अब पहले से ही तनातनी चल रही थी, उसके बाद अब यह अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। इसमें 2 नए अधिकार शामिल किए गए हैं। इसके तहत उपराज्यपाल औद्योगिक संबंध संहिता 2022 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता के तहत नियम बना सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में 2 अलग अलग अधिसूचनाएं 16 जनवरी को जारी करी हैं। दिल्ली के अलावा जो और 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी ये नियम लागू होगा। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी व लक्षद्वीप भी शामिल हैं। पहली अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड 1 के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के उपराज्यपाल और प्रशासक अगले आदेश तक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत सख्ती का प्रयोग करते हुए इस संबंध में नियम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज। कर्तव्य पथ पर नई सुबह 50 विमानों की उड़ान से होगा रोमांच। अब देखिए राजपथ का जो नाम चेंज कर दिया गया था उसको कर्तव्य पथ का नया नाम दिया गया था, और इस बार जो भव्य परेड आयोजित की जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कुछ नई श्रृंखलाएं भी आयोजित की जाएंगी। राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान भी कर्तव्य दिखाएंगे। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर आकाश पर नौसेना का सबसे पुराना टोही विमान IL-38 पहली और आखिरी बार अपना जौहर दिखाएगा, यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह में वो पहली बार शामिल होगा और गणतंत्र दिवस समारोह के बाद वो रिटायर कर दिया जाएगा, तो वो पहला और आखिरी हो गया। सांस्कृतिक झांकियां भी बदलते भारत के नए अंदाज और एहसास का अनुभव कराएंगी। और इस बार आपको पता होगा कि जो 74वां हमारा गणतंत्र दिवस समारोह है उसके मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, और मिस्र की सेना के 120 सदस्यों की टुकड़ी भी पहली बार कर्तव्य पथ पर सलामी मार्च पास्ट का हिस्सा होगी। कर्तव्य पथ पर बेशक गणतंत्र दिवस समारोह का बड़ा रोमांच लड़ाकू विमानों का फ्लाइट पास्ट होता हो, लेकिन इस बार 50 विमान हिस्सा लेंगे। इसमें 23 फाइटर जेट होंगे, 18 हेलीकॉप्टर होंगे, 8 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान होंगे और एक पुराना विमान होगा, और यह पुराना विंटेज विमान नौसेना का टोही विमान IL-38 होगा। इसको अब मैंने बताया आपको कि ये रिटायर कर दिया जाएगा। वायुसेना का नेतृत्व महिला वायुसैनिक स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों की संख्या भी इस बार काफी चेंज रहेगी, यानी अभी तक लगभग 1.25 लाख दर्शक शामिल होते थे, जिसको घटाकर 45,000 दर्शक ही रखा गया है। 32,000 टिकट ऑनलाइन बेचे गए हैं और कुछ टिकट काउंटर से जनता को दिए गए हैं। अगर हम वीआईपी की बात करें मेहमानों की, तो अभी तक 50 से 60,000 वीआईपी मेहमानों के लिए वीआईपी पास तैयार किया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ 12,000 अतिथि को ही बुलाया जाएगा। उसके बाद जो बीटिंग स्ट्रीट समारोह होती है उसकी 10% सीटें भी आम जनता के लिए आरक्षित रखी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन भागीदारी के दृष्टिकोण से समारोह की योजना बनाई गई है। अब अगर हम बात करें समारोह की जो शुरुआत है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA के दिग्गजों
और आदिवासी समुदाय के वीरों को श्रद्धांजलि देने से शुरू होगा। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम बोले खेल को सिर्फ टाइम पास मानने वाली मानसिकता से देश को नुकसान है। प्रधानमंत्री बुधवार को बस्ती में जो सांसद खेल महाकुंभ है उसका शुभारंभ कर रहे थे और इसे वर्चुअली तौर पर शुरू किया गया। बस्ती समेत देश के 200 सांसदों की इस पहल को एक बड़ा बदलाव मानते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि ऐसे आयोजन परंपरागत और पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों की नई उड़ान को अवसर देंगे। उन्होंने एक दशक पूर्व में उस दौर की भी चर्चा करी जब खेल को पाठ्यक्रम से अलग केवल टाइम पास का नजरिया समझा जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के अंदर घर कर गई इस मानसिकता ने देश का बहुत नुकसान किया है। कई सामर्थ्यवान युवा और प्रतिभाएं मैदान से अभी तक दूर रही थी, लेकिन जो ये सांसद युवा खेल महाकुंभ शुरू हुआ है, इसमें जो गांव के लोग युवा होते हैं या फिर जो बड़े मंच तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर सिद्ध होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अतिरिक्त ईवीएम के लिए कैबिनेट ने 1300 करोड़ की दी है स्वीकृति। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्रालय ने अतिरिक्त ईवीएम मशीन खरीदने के लिए 1300 करोड़ रुपए की राशि जारी करी है। इन मशीनों के लिए कानून मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ये मशीनें मंगवाई जाएंगी। ये ईवीएम वर्तमान मशीनों की तरह ही होंगी। ईवीएम के प्रयोग की शुरुआत से ही ये दोनों कंपनियां इनका निर्माण कर रही हैं। देश में मतदाताओं की लगातार बढ़ती संख्या और मतदान केंद्र के बढ़ने के बाद से ही इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसी मशीनें जो पुरानी या खराब हो चुकी हैं उन्हें भी बदलने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अतिरिक्त जो मशीनें हैं उसको खरीदने के लिए 1300 करोड़ रुपए की राशि जारी करी गई है। 2004 से अभी तक लगभग आप कह सकते हैं कि 18 साल हो गए और जिसमें 4 लोकसभा चुनाव हुए हैं और 139 विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जा चुका है। वहीं चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2019 से 5 मतदान केंद्र पर वीवीपैट मशीन भी लगाई जा रही है। अब मतदान इसमें क्या होता है कि मतदान के बाद मशीन से स्लिप भी निकलती है जिससे और पारदर्शिता दिखती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोत पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं है। हालांकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने जानकारी के लिए इसको शामिल किया है कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, कुछ भी सर्च करते थे तो विकिपीडिया पर भरोसा करते थे, उस वेबसाइट पर ही क्लिक करते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है कि विकिपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोत पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं है, इसलिए उनकी हर बातों को सच या हर लेख को सच ना माना जाए। नेक्स्ट न्यूज है, ट्रक चालकों के काम के घंटे निर्धारित करने को कानून लाएंगे गडकरी। जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रक चालकों के काम के घंटे अभी तक निर्धारित नहीं हैं, लेकिन ऐसा कानून लाया जाएगा जिसके साथ ही उन्हें उनके काम के घंटे डिसाइड हो सकेंगे। 2025 जो वर्ष है उसके समाप्त होने तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो 11 से 17 जनवरी तक चला, उसमें जन भागीदारी को बढ़ चढ़ के शामिल होने पर उन्होंने बधाई दी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय प्रतिबद्ध है। सड़क सुरक्षा के 4 ई मानक इन्होंने बताए हैं। एक है इंजीनियरिंग, दूसरा है इन्फोर्समेंट, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है इमरजेंसी के क्षेत्र में कई कदम उठाए जाएंगे। एक सरकारी बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि ट्रक चालकों के लिए काम के घंटे भी इस वर्ष निर्धारित कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से और पहली न्यूज हम ले रहे हैं, चीन के साथ व्यापार घाटे से निपटना अभी मुश्किल है। देखिए, चीन के साथ जो व्यापार घाटा कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था, आप उसे देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल से डिस्कस किया गया था कि जो व्यापार घाटा है वो गैप जो बढ़ता जा रहा है उसको लेकर अभी निपटना मुश्किल सा है। और चीन का जो फिलहाल कोई हल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 2022 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा निर्यात से ज़्यादा आयात हुआ। देखिए, व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटा जब निर्यात यानी कि
हम निर्यात तो कम करते हैं और आयात ज़्यादा करते हैं, तो ये हमारा व्यापार घाटा होता है। चीज़ें भेजी हमने कम और मंगाई ज़्यादा, ये हमारा होता है व्यापार घाटा। और ये व्यापार घाटा 2022 में 101 अरब डॉलर का रहा। पहली बार किसी देश के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वो 100 डॉलर को क्रॉस कर गया। अब समस्या ये है कि दोनों देशों के बीच पिछले 3 वर्षों से व्यापार पर कोई बातचीत हुई नहीं है, क्योंकि सारी बातें तो कमांडर स्तर पर हो रही हैं कि डोकलाम में जो गतिरोध है भारतीय सेना का और चाइना की सेना का, वो किस तरीके से कम किया जाए, ये सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और ना ही भविष्य में ऐसा दिख रहा है कि व्यापार को लेकर कोई बातचीत हो पाएगी। अगर हम बात करें, चाइना का डाटा बताता है कि 2022 में उसने भारत को 118.5 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है, जबकि भारत ने सिर्फ 17.5 अरब डॉलर का आयात किया है। 2021 में भारत ने चीन को अभी तक का सबसे ज्यादा 28.1 अरब डॉलर का निर्यात किया था और 97.5 अरब डॉलर का आयात किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कई अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है भारत का प्रदर्शन, ये बोला है IMF की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने। उन्होंने बोला है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसके मुकाबले भारत का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है, और उन्होंने कहा कि भारत को अपने श्रम बाजार और जमीन को लेकर काम करने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि चेतावनी देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां उभर रही हैं, चाहे वो कोविड काल रहा हो या फिर रूस और यूक्रेन युद्ध रहा हो, वैश्विक वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। कोरोना महामारी और जो रूस और यूक्रेन युद्ध है उससे कई देशों को राष्ट्रीय स्तर पर और आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है। यह चुनौती इन दोनों देशों के अलावा बाकी देशों को भी प्रभावित कर रही हैं। आगे उन्होंने बोला कि भारत से कई सकारात्मक संकेत मिले हैं। हालांकि भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI बढ़ाने के साथ कई बड़े सुधारों की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि आज यानी बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की बैठक होगी, और ये सरकारी बैंकों के जितने हेड होंगे उनके साथ बैठक होगी कि जो सरकारी बैंक हैं उनको और कैसे मजबूत किया जाए, किस तरीके से हम लोन दे सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और ये बजट से ठीक पहले यानी लगभग 10 दिन पहले ये मीटिंग हो रही है, तो ये मीटिंग खास मानी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान का गैर नाटो, ये इंटरनेशनल पेज से है कि पाकिस्तान का गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने को लेकर अमेरिका में बिल पेश। देखिए, अमेरिका ने 18 देशों को गैर नाटो सहयोगी संगठन का दर्जा दे रखा है, जिसमें भारत नहीं है। पाकिस्तान था, लेकिन अब इसको एक अध्यादेश ला दिया गया है जिसके तहत इसे हटाया जाएगा। नाटो जो है वो एक सैन्य संगठन है जिसमें लगभग 30 देश हैं, और पाकिस्तान के गैर नाटो सहयोगी का दर्जा समाप्त करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक सांसद ने विधेयक पेश किया है। आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे सदन की विदेशी मामलों की कमेटी को भेजा गया है। पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी पदनाम के रूप में जारी रखने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के वार्षिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। इस विधेयक यानी कि HR 80 को एरिजोना के 5वें कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद एंडी बिक्स ने पेश किया है। भारत और मालदीव अच्छे पड़ोसी और सशक्त साझीदार हैं, जयशंकर। देखिए, जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, वो 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं 2 देशों की। पहला है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। और उन्होंने मालदीव पहुंचकर एक स्टेटमेंट दिया कि पड़ोसी और मालदीव जो है भारत का अच्छा पड़ोसी और सशक्त साझीदार है। दोनों ही देश मिलकर इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर मालदीव और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए दोनों देशों की 3 दिवसीय यात्रा कर रहे हैं। बुधवार को वह मालदीव पहुंचे। जयशंकर के विदेशी समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने उनका स्वागत किया। शाहिद ने कहा कि यह एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जयशंकर
जो हैं हमारे अच्छे पड़ोसी और मजबूत साझेदार हैं और हम सतत विकास मिलकर चाहते हैं करना। विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। मालदीव और श्रीलंका दोनों ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश हैं और प्रधानमंत्री के नेबरहुड फर्स्ट के दृष्टिकोण में विशेष स्थान रखते हैं। उसके बाद जो हमारे विदेश सचिव हैं क्वात्रा यानी विनय मोहन क्वात्रा, वो भूटान के दौरे पर गए हैं और ये 3 दिवसीय दौरा होगा और इस दौरान भूटान से हाइडल पावर सेक्टर और रक्षा संबंध और रणनीतिक रूप से संवेदनशील जंक्शन डोकलाम पर बातचीत होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के गृह मंत्री और समेत 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। युद्धग्रस्त क्षेत्र में बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के गृह मंत्री डेनिज मोनास्त्रिकी, उप मंत्री येवहेनिस येलिन समेत 15 लोग मारे गए। दुर्घटना में 15 बच्चों सहित 29 लोग घायल भी हो गए हैं। फ्रांस में बना सुपर फ्यूमा हेलीकॉप्टर कीव के बाहरी इलाके ब्रोवरी में गिरा। इससे हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों को और जमीन पर मौजूद 6 लोगों की मौत हो गई। जमीन पर मरने वालों में 3 बच्चे थे जो एक किंडरगार्टन स्कूल में आए थे। हेलीकॉप्टर का मलबा कीचड़ भरे मैदान से काफी दूर जाकर गिरा। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में वीजा प्रतीक्षा अवधि को कम करने में जी जान से जुटा है अमेरिका। देखिए, भारत में लंबी वीजा प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने के लिए अमेरिका हर जतन कर रहा है। वीजा सेवाओं की उप सहायक सचिव जूली स्टफ के अनुसार इसमें देश में दूतावास अधिकारियों का एक कैडर भेजना और भारतीय वीजा आवेदकों के लिए जर्मनी और थाईलैंड तक अपने अन्य विदेशी दूतावास खोलना शामिल है। एक वीजा श्रेणी के लिए प्रतीक्षा समय 400 से अधिक दिन बना हुआ है। इस वर्ष उनका लक्ष्य हर श्रेणी के वीजा के लिए प्रतीक्षा अवधि 120 कैलेंडर दिन का करना प्रमुख है। तो ये आज का यानी 19 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।